नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात भोपाल की, जहां एमपी में सारे प्रतिबंध कोरोना के चलते जो लगाए गए थे वो हटाए गए हैं। कोरोना के चलते सारे प्रतिबंध हट गए हैं। स्कूल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। सामाजिक कार्यक्रमों पर लगे सारे प्रतिबंध हट गए हैं। पूरी क्षमता के साथ सामाजिक आयोजन हो सकेंगे। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रहेगा, तो रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जरूर रहेगा। और ज्यादा बातचीत के लिए हम बात करेंगे, लेकिन ये तस्वीर जरा आप देखिए, जरा प्रदेश में नाइट कर्फ्यू को लेकर लगातार ट्वीट किए गए हैं। तो भोपाल में आज ये फैसला लिया गया प्रदेश को लेकर। कोरोना के चलते सारे प्रतिबंध हटाए गए हैं। सामाजिक कार्यक्रमों पर जो प्रतिबंध था वो हटे। स्कूल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू को लेकर सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू यथावत जारी रहेगा। और इधर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल मुख्यालय में पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और समर्पण निधि अभियान की शुरुआत की है। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सीहोर के थूना गांव पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रसीद काटकर समर्पण निधि अभियान की शुरुआत की है। वहीं इससे पहले वीडी शर्मा गणेश मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की है। भारतीय जनता पार्टी बूथ विस्तार के साथ अब समर्पण निधि का काम आज से शुरू किया है, लेकिन यही बीजेपी है जहां फील्ड पर पहुंचते खुद प्रदेश अध्यक्ष सीहोर के एक बूथ पर पहुंचे। आप देखिएगा कि इस वक्त रसीदें काटी जा रही है और अलग अलग रसीदें हैं। इसमें 2000 है, 5000 है, 1000 है, इस तरह की रसीदें हैं अलग अलग तरह की। 1000 से लेकर 10,000 से लेकर और अलग अलग रसीदें बनाई गई है। और ये देख लीजिएगा, ये कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं और अपना जो समर्पण देना है वो दे रहे हैं। देखिए बाकायदा चेक दिया है, 11,000 रुपये का ये चेक है। ऐसे पूरे प्रदेश भर से समर्पण निधि जुटाई जाएगी। इस तरफ ये लोग हैं जो देने पहुंचे। आपने कितना समर्पण किया है? 11,000। क्या है आप यहाँ? यहाँ मैं कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी। तो हमेशा करते हैं? नहीं, हमेशा जब आता है वार्षिक तौर पर। ये देखिएगा, इस तरह बाकायदा रसीद दी जा रही है और इस रसीद के बाद यही समर्पण निधि है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें एक किताब भी दी जा रही। किताब के साथ रसीद भी है। इसमें क्या समर्पण किताब भी है, रसीद भी है और मन का समर्पण भी है। तो ये राशि के समर्पण के बाद मन का समर्पण है, हमेशा मन का समर्पण? हमेशा से समर्पण है, तब तो है। हमको अन्य राजनीतिक दलों से अलग भारतीय जनता पार्टी इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समय का भी समर्पण करता है और अपने संगठन के काम को चलाने के लिए अपने श्रद्धा निधि का भी समर्पण करता है। तो ये जो हमारा समर्पण का दिन है भारतीय जनता पार्टी के काम के लिए, अपने नेतृत्व में और अपने संगठन के विचार में और संगठन में विश्वास है, इसलिए ये सब संभव है। आपने इछावर विधानसभा का ये बूथ क्यों चुना? इसके पीछे भी कुछ खास? इछावर विधानसभा है हमारी और इछावर विधानसभा के अंदर अपने ग्रामीण बूथ थूना है, वहाँ पर मैं आया हूँ और इसलिए मैं लगातार इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और शहर के भी कुछ ऐसे स्थान जहाँ जाने की जरूरत है वहाँ हम जा रहे हैं। क्या ये वही बूथ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा? मैं देख रहा था जब बूथ विस्तार आप कर रहे थे तो उन विधानसभा में आप टारगेट कर रहे थे जहाँ से आपको हार मिलती थी। कार्य का विस्तार और कार्य का सुदृढ़ीकरण, यही हमारा संकल्प है इस वर्ष संगठन पर्व के वर्ष पर। तो इसलिए हमने तो लाहौर में गया, लाहौर के उन बूथों पर गया और इस बूथ के अंदर आज ये तय हो गया है कि हम पिछली बार इस बूथ पर थोड़ा कमजोर थे, इस बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना स्थान बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा जो यहाँ पहुंचे हैं। आप देखिए तमाम लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी किस तरह की रणनीति पर काम करती है? ये बूथ विस्तार के बाद समर्पण निधि का समय है, आज से शुरुआत हुई है इसकी और आंकड़ा जो कहा जा रहा है करीब 150 करोड़ रुपए जुटाने की बात कही गई है। लेकिन आप देखिए लाइन लगी, लंबी कतार लगी यहाँ समर्पण निधि यानी आजीवन जो निधि है वो देने की। तो समझा जा सकता है कि बीजेपी के प्रति समर्पण किस भाव से आता है।
खुद प्रदेश अध्यक्ष इछावर के एक ऐसे बूथ पर पहुंचे हैं जहां से पिछली दफा कुछ कम वोट मिले थे, यानी काम का काम दाम के दाम। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, इछावर। और वी डी शर्मा के सीहोर दौरे के दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। विधायक करण सिंह वर्मा का दावा है कि इछावर में 400 कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस दौरान एक कार्यकर्ता भांजी ने कहा, मामा शिवराज ने हमें सब कुछ दिया है। आज भी जींस, हम किसी की आलोचना करें ये मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन करें क्या? अंग्रेजों के जींस, गुलामी के जींस, कांग्रेस के आज भी, जो माननीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अंदर कहा कि इनके जींस में आज भी फूट डाल करके राज्य करो के आज भी जींस विद्यमान है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो काले धन के आधार पर यही कांग्रेस जो अपने काम को चलाती रही है, जिंदगी भर भ्रष्टाचार में आलिप्त डूबी रही कांग्रेस, उसको केवल यही लग सकता है। मैं मित्रों कहना चाहता हूं, मुझे गर्व है मेरे कार्यकर्ताओं पर, मेरे नेतृत्व नरेंद्र मोदी पर, मेरे प्रधानमंत्री पर, मेरे मुख्यमंत्री पर, हमारे नेतृत्व पर, कि हम समय का भी समर्पण करते हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र में हम अपने अर्थ का भी समर्पण, अपने विचार को और अपने संगठन को ये कार्यकर्ता समर्पण करते हैं। ये किसी के चंदा वसूली करने नहीं जाते, उनके अपने मन का समर्पण है, जो समय का भी समर्पण करते हैं और अर्थ का भी समर्पण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। और पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने समर्पण निधि संग्रह कार्यक्रम को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। तरुण भनोट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि निधि संग्रह अभियान के चलते पार्टी 150 करोड़ रुपए इकट्ठा करने वाली है, जबकि इसकी असली जरूरत ऐसे लोगों को है जो कोरोना काल में अपने बच्चों की फीस और बिजली का बिल उसका भुगतान नहीं कर पाए। बीजेपी अगर वाकई जनता की हितैषी है तो संग्रह राशि जनता को वितरित कर देना चाहिए। वैसे भी बीजेपी नेताओं के पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है। जनता पार्टी है जिसका पूरे टाइम ध्यान इसी पे रहता है कि कैसे हम धन संग्रह करें। कोविड के इस काल में जब लोग अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, अपने घरों के बिजली के बिल भरने के लिए तड़प रहे हैं लोग, सरकार ने इतने बड़े बड़े बिजली के बिल निकाले हुए हैं, जो रोजगार में थे वो बेरोजगार हो गए, नौजवान बेरोजगारों की हालत तो आप छोड़ दीजिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये अभियान धन संग्रह करो और मध्य प्रदेश जैसे राज्य से 150 करोड़ रुपए इनको इकट्ठा करना है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ उस 150 करोड़ रुपए में से क्या ये 100 करोड़ रुपया उस वर्ग के लोगों को दान में देंगे जिनको इसकी आवश्यकता है? भारतीय जनता पार्टी को पैसे की कौन सी आवश्यकता है? अभी अभी रिपोर्ट आई है कि इनके पास तो हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां है। और इधर इंदौर में बीजेपी समर्पण निधि संग्रह अभियान की सफलता के लिए भगवान गणेश की शरण में पहुंची है। इतना ही नहीं, अपनी पार्टी फंड के लिए बीजेपी ने भगवान गणेश तक की रसीद काट दी है, जिस पर अब कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने मिशन 2023 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए दोनों दल भगवान की शरण में आ गए हैं। कांग्रेस पार्थिव शिवलिंग और रुद्राभिषेक के जरिए जनता तक पहुंच रही है, तो बीजेपी ने भी भगवान गणेश का सहारा लिया है। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर समेत कई बीजेपी के नेता विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर पहुंचकर समर्पण निधि संग्रह अभियान की शुरुआत करने लगे हैं। और तो और उन्होंने सबसे पहले भगवान गणेश की ही रसीद काटी। और आज हमने हमारे इंदौर शहर के प्राचीन मंदिर सिद्धि विनायक प्रथम पूज्य श्री खजराना गणेश मंदिर में हम सभी भारतीय जनता पार्टी इंदौर ग्रामीण के कार्यकर्ताओं ने भगवान से प्रार्थना की है कि हमें एक महान कार्य पार्टी संगठन का करने जा रहे हैं और उसकी शुरुआत आज हमने उनकी शरण में आके प्रार्थना करके उनसे प्रार्थना कर शुरू की है। जब हम राजनीतिक हेतु से कराएंगे और जब हम आत्मा की गहराइयों से करेंगे, उन दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। तो जो भी आध्यात्मिक अनुष्ठान करना है उसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही करना चाहिए। कभी किसी आध्यात्मिक अनुष्ठान को निजी स्वार्थ सिद्धि का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। इधर भगवान गणेश के नाम से पर्चे काटने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को अपना नाम बदलकर भारतीय चंदा पार्टी रख लेना चाहिए, क्योंकि चंदा लेने के मामले में उन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भगवान गणेश जी के अपने चंदे की दुकान खोली, इसमें भगवान को भी नहीं छोड़ा। भगवान गणेश जी को भी चंदे की रसीद काट दी समर्पण निधि के नाम पर।
तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी का नाम भारतीय चंदा पार्टी रख लेना चाहिए। कभी पीएम केयर फंड के नाम पे चंदा, कभी कोरोना के नाम पे चंदा, कभी भगवान के मंदिर के नाम पे चंदा, जबकि इनके बड़े बड़े वातानुकूलित कार्यालय हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में इनके नेता मंत्री घूम रहे हैं, नए नए हवाई जहाज कर रहे हैं, लेकिन जनता को ये बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी चंदे पर चलती है। जिस चंदे का तो हिसाब का पता होता है ना किताब का पता होता है, तो इसे अपना नाम भारतीय चंदा पार्टी रख देना चाहिए। बहरहाल प्रदेश में बीजेपी पिछले 3 साल से समर्पण निधि का टारगेट पूरा नहीं कर पाई है। ऐसे में पार्टी नेताओं पर दबाव भी है। इस बार का लक्ष्य और बड़ा है। शायद यही वजह है कि इतने बड़े टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी के नेता भगवान की शरण में पहुंचे हैं। हालांकि कांग्रेस इस बहाने बीजेपी को घेर रही है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। मध्य प्रदेश में फरवरी का महीना बीजेपी और कांग्रेस की राजनीतिक तैयारियों के नाम पर ही रहने वाला है, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि सियासत की दिशा जाति की तरफ मुड़ी रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 15 और 16 फरवरी को खास प्रोग्राम है। इस दिन सभाएं भी होनी है। कैसी और कहां, जरा तस्वीर देखिए। कास्ट पर सियासत फास्ट, कांग्रेस बीजेपी का स्टैंड साफ। फरवरी में सरकार का भी प्रोग्राम, कमलनाथ का भी पूरा इंतजाम। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ की 2023 की कास्ट पॉलिटिक्स का खुलासा हुआ है। फरवरी में उनके कार्यक्रम ही ऐसे हैं जिसे देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस जाति पर कितनी ज्यादा फोकस है। 15 फरवरी को पार्टी का भोपाल में पिछड़ा वर्ग का बड़ा कार्यक्रम है। 16 फरवरी को सागर में रविदास जयंती पर कमलनाथ बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। वैसे शिवराज सरकार ने भी रविदास जयंती पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर नकल का आरोप लगा रही है। चलिए, कमलनाथ जी जा रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, परंतु नकल ना करें। नकल करने से कोई भी कार्यक्रम सिद्ध नहीं होता। केवल राजनीतिक रूप से फायदा लेने के उद्देश्य से यदि हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो ना उस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा होता है, ना ही उस संत, उस भगवान के प्रति हमारी कृतज्ञता ज्ञापित होती है। रविदास जयंती लगातार बन रही है। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में 98 में उनका मंदिर बना दिया था, नया बसेरा में। बीजेपी कांग्रेस की नकल कर रही है। जो कुछ भी आज बीजेपी कर रही है केवल कांग्रेस की नकल, इसके अलावा कुछ नहीं। जाति पर राजनीति 2018 से अपनी रफ्तार पर है। इस पर कांग्रेस ने बार बार सरकार को घेरने की कोशिश भी की है। चाहे आदिवासी दिवस नहीं मनाने को लेकर विधानसभा में हंगामा हो या फिर ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, कांग्रेस आरोप लगाने का मौका नहीं छोड़ती। लेकिन एक सच ये भी है कि सरकार के कई फैसले दलित, आदिवासी, ओबीसी को फायदा भी पहुंचा रहे हैं। अब सियासत में किसी बात का एक सिरा ढूंढना होता है, अंत तो उसका होता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान इन दिनों उत्तराखंड में खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उत्तराखंड में उनकी रैलियों में जिस तरह से माहौल दिख रहा है, उनको सुनने के लिए वहां भीड़ जुट रही है। और उनको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का इस्तेमाल लगातार उनका बढ़ाएगी। बीजेपी जिस शैली में वो उत्तराखंड में प्रचार अभियान में लगे हुए हैं, उससे कई सियासी मायने तो लग रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की क्या प्राथमिकता है और वो किस भूमिका में रहते हैं, ये उन्हें ही तय करना है। इस रावत जी कहते हुए नजर आते हैं कि सरकार बचा लो, 25-30 जो कमाना हो कमाओ। जो पार्टी ये बोलती हो उससे उत्तराखंड के विकास की अपेक्षा नहीं की जा सकती। मैं 4 दिन से उत्तराखंड में हूं। पहाड़ों पे भी मैं गया हूं, आज भी मेरे 3 कार्यक्रम हैं। मैं चारों तरफ देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में। अब लहर बह रही है उत्तराखंड में।
और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में विजय का नया रिकॉर्ड बनाएगी, शानदार सफलता प्राप्त करेगी। कोई टफ अप नहीं है, शानदार सरकार बना रहे हैं हम। ये पता नहीं कब की कहां की ले आए होंगे। ये तो कांग्रेस के पास और कुछ बचता ही नहीं है, तो इसी तरह की हरकत। मैं आज ऑन रिकॉर्ड आपके बीच में कह रहा हूं, पिछली बार से ज्यादा सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मैं पुष्कर धामी जी के शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा और तब फिर आप सबको चाय पे बुलाऊंगा। और यूपी में पहले चरण के चुनाव के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास आसमान पर है और यह आज उसकी रैलियों में नजर भी आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ आज पूरे उत्साह में नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं परिवारवादियों से कहना चाहता हूं, आपकी नैया डूबना तय है। ईवीएम को गालियां देनी है तो 10 मार्च के बाद बहुत दिन है, देते रहना। जनता ने परिवारवादियों की नींद उड़ा दी है। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नए विवाद में फंस गए। ट्रंप पर आरोप लगा है कि वे राष्ट्रपति पद पर रहते हुए आधिकारिक दस्तावेजों को फाड़कर फ्लश कर देते थे। ट्रंप ने इतने ज्यादा कागजों को फ्लश किया, इसकी वजह से व्हाइट हाउस का टॉयलेट ही जाम हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते कई बार प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, लेकिन इस बार मामला प्रेसिडेंशियल रिकॉर्ड को संभालने वाले नेशनल आर्काइव से जुड़ा हुआ है। नेशनल आर्काइव चाहता है कि पूर्व राष्ट्रपति की दूसरे मामलों के साथ कागज फाड़ने की आदत की भी जांच की जाए। ट्रंप पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को फ्लोरिडा भेजने का भी आरोप लगा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।